बातचीत में करने वाला हूँ। ये ये बातचीत बहुत ही बहुत बड़ी बात है। आरसीएम के पावर को हम समझेंगे आज। ये कितनी बड़ी बात है। बातचीत आगे करने के पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम हुआ डीएन मिश्रा। लगभग 24.5 साल मैंने सरकारी नौकरी की। आज से लगभग 7.5 साल पहले अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ। यह बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया बल्कि मुझे समझ में भी आया। मैंने इस बिजनेस को समझा, ज्वाइन किया। लगभग 2 साल तक अपनी नौकरी और बिजनेस को साथ साथ किया। 2 साल के बाद मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन किया और तब से लगातार इस बिजनेस को हम करते चले आए। अब सोच के देखिए कि मैं गवर्नमेंट जॉब में था, क्लास 1 अफसर था, अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छी तनख्वाह भी थी, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा रहा होगा जो मैं उस जब आरसीएम मेरे पास आया और जब मैंने आरसीएम को देखा, ये निर्णय लिया कि मुझे आरसीएम करना है। और सिर्फ 2 साल में मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन। क्योंकि देखिए, ये जो बिजनेस है ये विजन का बिजनेस है, दूरदृष्टि का बिजनेस है, जिसको आगे तक दिखता है। जैसे कि ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि मुझे भी बहुत कुछ दिखता है आगे का। जैसे टीसी जी बहुत बड़े विजनरी पर्सन है, उनको भी बहुत कुछ दिखता है। और जितने भी आरसीएम के बड़े बड़े लीडर्स हैं सभी को दिखता है। अभी हम बैटल पे हैं, रॉयल्टी पे हैं। पिछले सप्ताह में जो मैंने बातचीत की थी 25 पॉइंट पे, वो आरसीएम बिजनेस में लगातार बने रहने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आज हम उससे एक कदम आगे की बात करें। गरीबी के मामले में नाइजीरिया को भी पीछे छोड़ भारत बना नंबर 1। मतलब सबसे नीचे के पायदान पर हिंदुस्तान चला गया धीरे धीरे। और उसमें भी जो बहुत बड़ी बात यह है कि लगभग 19 करोड़ लोग कुपोषित हैं, जिनको ढंग का खाना नहीं है, जिनको घर का ढंग जो स्वस्थ नहीं है सही से। ये बहुत बड़ी बात है। नाइजीरिया में 8 करोड़ 30 लाख 5,482 गरीब हैं और हिंदुस्तान में 8 करोड़ 30 लाख 68,597 गरीब। ये बहुत मतलब जुलाई का ही ये ताजा ताजा आंकड़ा है। कहने का मतलब ये है, हम गरीबी रेखा में काफी नीचे चलते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ गौतम अडानी जी दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स बने। ये दोनों घटना हिंदुस्तान से रिलेटेड, और हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं। अब गौतम अडानी कैसे बने? कोई भी
आदमी, जिसे पिछले जो मेरी बातचीत हुई थी तो मैंने उसमें बताया था आपको कार्ल मार्क्स के बारे में, तो ज्यादा समय लग जाएगा, उसको फिर कभी हम बात करेंगे। एक तरफ गौतम अडानी जी चौथे सबसे रईस आदमी बन गए दुनिया के, हिंदुस्तान नहीं दुनिया के, और हमारी हालत क्या है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिशों पे दम निकले, बहुत निकले अरमान लेकिन फिर भी रोज हमारे अरमान निकलते रहते हैं। हमारी हालत क्या है? विदेशों में चलने वाले ब्लैक फ्राइडे सेल का खुमार अब भारत तक पहुंच चुका है। केरल की एक तस्वीर आजकल इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें लुलु मॉल आउटलेट ने मिडनाइट सेल की अनाउंसमेंट कर दी। और फिर क्या था, आप तस्वीरों से देखिए। डिस्काउंट और ऑफर का फायदा उठाने के लिए मॉल में लोगों का तांता लग गया। हर तरफ सिर्फ सर ही सर नजर आ रहे हैं, यानी कितनी संख्या में लोग यहां पहुंच गए। देखते ही देखते भीड़ इतनी बढ़ गई कि सिक्योरिटी गार्ड्स को उन्हें संभालना भी मुश्किल हो पा रहा था। वीडियो में साफ है कि लोगों की लाइन एस्केलेटर और लॉबी तक लगी हुई है, जिसमें कोरोना नियमों की साफ तौर पर धज्जियां भी उड़ रही हैं। कोई डर भी नहीं। दशा है दोस्त। तीसरी तरफ देश भर में बात चल रही है आत्मनिर्भर भारत की और स्किल इंडिया की, लेकिन इसके बावजूद इंजीनियरिंग कॉलेजों पर ताले डल रहे हैं। 45% सीटें खाली जा रही हैं आजकल। आखिरकार माजरा क्या है, बता रहे हैं हमारे साथी रवीश रंजन। दिल्ली एनसीआर का ये सबसे चर्चित इंजीनियरिंग कॉलेज रहा है। 2018 में नाले की गैस से चाय बनाने के पायलट प्रोजेक्ट के साथ इंद्रप्रस्थ कॉलेज ने सुर्खियां बटोरी। मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था, अब नहीं रहेगी आपकी। आरसीएम में डायमंड बनने में समय नहीं लगता, हमें और आपको सुधरने में समय लगता है। जब तक हम और आप सुधरेंगे नहीं, तब तक हम और आप डायमंड नहीं बन सकते। सुधरना जरूरी है। सुधरने में जितना वक्त लगेगा उतना वक्त लगेगा डायमंड। क्या आप सुधरने के लिए तैयार हैं? यस सर। यस सर। क्या आप में दम है? यस सर। है, पक्का दम है? जरा आवाज में भी दम होनी चाहिए। यस सर। यस सर। क्योंकि
सुधरने के लिए दम चाहिए। और इसीलिए जिसमें होगा दम वही बनेगा डायमंड। बेहतर से बेहतर होने की तलाश कीजिए। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कीजिए। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश कीजिए। दोस्तों, गो डायमंड का 13D फार्मूला मैं दूंगा आपको आज से कल तक। आज का हमारा ये टॉपिक सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस टॉपिक में आप सभी को आरसीएम बिजनेस में डायमंड बनने के लिए जिन 13 बेसिक चीजों की जरूरत है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। पहले सबका लक्ष्य एमराल्ड होना चाहिए और वहां से फिर रास्ता प्रशस्त हो जाएगा डायमंड। किसी भी डायरेक्ट सेलर के लिए जब वह इस बिजनेस की शुरुआत करता है तो उसको इन बेसिक चीजों की बहुत अधिक जरूरत होती है। 13D फार्मूला आपको आरसीएम बिजनेस से जुड़े बेसिक ट्रेनिंग के लिए बेसिक ट्रेनिंग की तरह होगा। 13D आप सभी को बहुत अधिक मदद करेगा, आपको अपनी टीम को भी इसी तरह से बताने में सिखाने में तैयारी कर। चूंकि हम लोग सेलिंग की बात कर रहे थे सर, तो क्या एक जो सेल्स पर्सन है या नेटवर्क मार्केटिंग का एक लीडर है तो उसके लिए पर्टिकुलर कोई ड्रेस कोड होना चाहिए? देखिए, आपका एक बहुत अच्छा सवाल है और ये इस इंडस्ट्री का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। राइट। वो इसलिए है कि हर बेसिक जगह ट्रेनिंग्स वगैरह होते हैं, सेमिनार होते हैं, वहाँ सारे लोग बताते हैं कि हमें इस इंडस्ट्री के अंदर अगर कामयाब होना है। मैं आपको छोटी सी एक चीज बताऊं कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जब कोई इंसान जाता है, ना कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री के अंदर एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको अकॉर्डिंग टू उस इंडस्ट्री बदलाव की जरूरत है, चेंजमेंट की जरूरत है। वो इंडस्ट्री जो जो हमसे डिमांड करती है, हमें उस डिमांड्स को पूरी करने की जरूरत है। चाहे वो ड्रेस कोड हो, चाहे कुछ भी हो। इस इंडस्ट्री में हम लोगों को फॉर्मल ड्रेस यूज करने के लिए बोलते हैं। राइट। उसके पीछे एक लॉजिक है कि हर जैसे आर्मी है, आर्मी की भी एक ड्रेस होती है, पुलिस की भी एक ड्रेस होती है। नेता अगर कोई चुनाव लड़ता है तो कभी हमने नहीं देखा कि कोई नेता जींस और टी शर्ट पहन के भाषण देने चला गया। वो चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, लेकिन कुर्ता पजामा ही पहनता है। राइट। उसी तरह से हमने रोड के किनारे कहीं देखा होगा कि जब भिखारी भीख मांगने आता है वो ठीक ठाक होता है, लेकिन फिर भी जानबूझ के लंगड़ा चलता है। उसके ठीक ठाक कपड़े होते हैं, उनको फाड़ के और मिट्टी विट्टी डाल के अपने बाल उल्टे सीधे करके। कभी हमने नहीं देखा कि कोई प्रॉपर ड्रेस में और साफ सुथरा आदमी आके भीख मांग रहा है, क्योंकि लोग उसको देंगे नहीं। तो हर आदमी जिस भी फील्ड में जा रहा है वो उस फील्ड के अनुकूल अपनी ड्रेस चेंज कर रहा है। अगर किसी हमने गया मंदिर में देखा, किसी पंडित जी को देखा, बाबा जी को देखा, स्वामी जी को देखा, तो वो भी भगवा वस्त्र धारण करते हैं। किसी मौलवी को देखा, उसकी अपनी ड्रेस है। मतलब जिस भी फील्ड में आप जाते हैं, हर आदमी की, पायलट की हम देखते हैं अलग ड्रेस है। हर फील्ड में किसी में भी जाओ, उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में भी सर एक प्रॉपर ड्रेस का होना बहुत जरूरी है। अब कई बार आपके सामने भी ये चीज आती होगी, हमारे सामने भी आती है। हम जब लोगों को प्रॉपर ड्रेस कोड के बारे में बताते हैं सर, तो लोग ये बोलते हैं कि सर पहले थोड़ा सा हमारा लेवल बड़ा हो जाए या किसी लेवल पे आ जाएंगे। जी जी बिल्कुल। तो उसके बाद में हम प्रॉपर ड्रेस पहनना शुरू कर देंगे। मैं उनसे सवाल करता हूँ कि जब घर में बच्चा है और बच्चा जब स्कूल में जाना शुरू करता है, तो आप अपने बच्चे को 10 साल 12 साल या 15 साल पढ़ाई कराने के बाद ड्रेस बनवा के देते हैं, या जिस दिन एडमिशन कराते हैं उस दिन देते हैं। तो सामने वाले का जवाब आता है सर पहले ड्रेस देते हैं उसके बाद बच्चे को स्कूल में भेजते हैं। तो ये भी नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, ये भी हमारी 4 साल की यहाँ क्लासेस चल रही है। राइट। तो आज जब भी कोई
इंसान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखता है सर, और यहाँ पे करियर बनाने की सोचता है सर, उस दिन से सबसे पहले जरूरी है कि वो अपना ड्रेस कोड चेंज करे, क्योंकि ऐसा बोला जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब लोग उसको देखते हैं, उसके साथ वाले, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, और देखते हैं कि यार कल तक तो ये जींस टी शर्ट ऐसे ही घूमता था चप्पल पहन के, और अभी इसमें कुछ बदलाव हो रहा है, तो कुछ साइलेंट इन्विटेशन हमारे पास आ जाते हैं कि यार तूने आजकल अपने आप में बदलाव कर लिया, कुछ अलग काम करने लग गया क्या। हमें बताने की जरूरत नहीं है, सामने वाले हमारे ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग बताना चाहते हैं। और इसका रोल, मैं छोटी सी बात बताऊं, कई बार आपने देखा होगा किसी के घर में 10-12 लोग होते हैं जी, और वो कोई गलत काम करते हैं या उनके खिलाफ थाने में FIR दर्ज हो जाती है, और जब 2 पुलिस वाले आते हैं और उन 2 लोगों को उठा के लेके चले जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए चले जाते हैं कि उस पुलिस वाले के बदन पे पुलिस की वर्दी है। लेकिन आप इसका उल्टा देखिए, अगर घर में 4 लोग हैं और उस टाइम कोई पुलिस वाला जींस टी शर्ट में आए और उनको बोले कि चलो थाने, तो मुझे लगता है कि वो 4 लोग उनको पीटना जरूर शुरू कर देंगे। देखिए उस ड्रेस का इतना बड़ा इफेक्ट है कि वो 2 लोगों के सामने सारे लोग सरेंडर कर जाते हैं। तो ड्रेस कोड का हर फील्ड के अंदर, अपने अपने फील्ड में, चाहे वकील हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, उस तरह से इस इंडस्ट्री के अंदर ही, क्योंकि एक चीज हमने जब बचपन में पढ़ाई करते थे, स्कूलों में जाते थे, लाइन पे लिखी रहती थी दीवारों पे, डिसिप्लिन ही देश को महान बनाता है। और डिसिप्लिन है ये, जब तक आप डिसिप्लिन में रहेंगे तब तक, क्योंकि इसके पीछे एक कारण और है सर, कि जब एक आदमी फॉर्मल ड्रेस में होता है, टाई लगाई ली, सूट पहना हुआ है, तो उसको कोई भी गलत काम करने में, छोटी छोटी गलतियां करने में डर महसूस होता है, क्योंकि उसका ड्रेस कोड किसी भी गलत काम करने की इजाजत नहीं देता। तो ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ के जो गलत काम होते हैं वो छूट जाते हैं, जिंदगी से छूट जाते हैं। जैसे खड़े खड़े कहीं सिगरेट पी लिया, गुटखा खा लिया, या कोई भी ऐसी छोटी मोटी हरकत है, अगर उसके ड्रेस कोड अच्छा है और ड्रेस अच्छी पहनी हुई है, तो उसको ऑटोमेटिक लगता है कि मुझे इस ड्रेस के अकॉर्डिंग ये काम करते हुए शोभा नहीं देता, दाढ़ी बड़ी हुई तो अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, ऑटोमेटिकली वो कर लेता है। और ये जरूरी है, ये हर इंसान को, अगर वो रियली लाइफ में चाहता है, मतलब वो किसी भी लेवल पे है, उसने जस्ट शुरुआत की है, वो साफ सुथरे फॉर्मल एक ड्रेस पहने, पैंट शर्ट और साफ सुथरी टाई हो तो और अच्छा है, बिल्कुल। तो वो एक ड्रेस कोड उसका होना चाहिए डायरेक्ट सेलर का। यस, और पहले दिन से ही होना चाहिए। चलिए, पहले दिन से होना। यस सर, चलिए, थैंक यू सो मच। महिपाल सिंह जी आज हमारे मेहमान। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है हमारा? ड्रेसअप। डायमंड बनने का जो पहला कदम है, जब भी कोई नया व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करता है, वह इस दुनिया के से पूरी तरीके से वाकिफ नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नहीं है, वो अपने पुराने वेशभूषा में रहता है। इसलिए हमें सबसे अधिक जरूरी होता है कि अपने हर डायरेक्ट सेलर को इसके बारे में सब कुछ बताएं, क्योंकि ड्रेसअप ऐसी चीज है जो हमारे फर्स्ट इंप्रेशन को बढ़ाता है। इसलिए हमेशा अपनी टीम में सबको ये बात समझाना है कि कहीं भी रहें, हमेशा ड्रेस अप रहें। जब कोई व्यक्ति वेल ड्रेस्ड होता है, उसके अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, आप सभी अभी सुना भी, आपने जानते भी हैं। कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, ड्रेस किए हुए होने चाहिए, दाढ़ी वगैरह से भी किया हुआ होना चाहिए। सबसे पहले तो आप RCM बिजनेस में हैं, तो आपके शरीर के सारे कपड़े, सारे अंडरगारमेंट, जूते, मोजे, रुमाल, टाई, सभी RCM के होने चाहिए। आपके परिवार के सारे कपड़े, जूते, चप्पल, स्वेटर, शॉल, जैकेट, टोपी, मफलर, रेनकोट, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, सभी RCM का यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मोजे अभी है, मोजे फट गए तो लूंगा, स्वेटर अभी है मार्केट का, ये फट जाएगा तो RCM से लूंगा, नहीं चलेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं। वो सारे कपड़े जो आपको गरीबी की तरफ लेके जाते हैं, उसको पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, आप खुद इसका इस्तेमाल कर सकते, खुद आप इसको सोच सकते हैं। जो कपड़े हम RCM के बाहर का पहन रहे हैं, मतलब क्या, वो हमें गरीबी की तरफ,
और आरसीएम के कपड़े हमें अमीरी की तरफ। आप खुद सोच के, आरसीएम में आपको सफल होना है, इन छोटी छोटी अड़चनों को उखाड़ के फेंक डालिए। ये सारी चीजें अड़चन हैं। जिन्होंने भी मेरी फिजिकल मीटिंगें देखी होगी तो देखिए, उसमें मैं क्या करता था, मैंने सबसे पहले कहता था कि जितने लोग 100% आरसीएम के प्रोडक्ट में है, जूते से लेके हर चीज पर, जूता, मोजा, बनियान, वो खड़े हो जाइए। वो खड़े हो जाते थे और उसके बाद में बोलते जाता था। फाइनली लास्ट में कहता था, जो लोग सूट में है वो खड़े रहिए, बाकी लोग बैठिए। 2, 4, 5 लोग बचते थे साहब, बाकी सब बैठ जाते थे। एक दूसरा प्रयोग मैं करता था मीटिंगों में कि जितने भी लोग हैं, जिनके पास भी कलम है पॉकेट में, उसको निकाल के हाथ में ले लीजिए। जिनका कलम आरसीएम का है वो पॉकेट में रख लीजिए, और जिनका कलम आरसीएम का नहीं है वो सब यहाँ स्टेज पे मेरे पास फेंक। इतने इतने कलम जमा हो जाते। छोटी सी बात, ये छोटी छोटी बातें हम नहीं समझेंगे तो समय लगेगा, बहुत समय लग जाएगा जब तक, क्योंकि जब तक आप उसको समझ नहीं लेंगे, सीख नहीं लेंगे, तो चेंज होने वाला नहीं है। जब आप चेंज कर लेंगे सारे प्रोडक्ट, तभी आप की जिंदगी चेंज होने वाली। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हर चीज आपको शरीर पर, आपका जो भी चीज है, जूते से लेके टोपी तक जो भी आप पहनते हैं, वो 100% आरसीएम का होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, प्रेस किया हुआ होना चाहिए, जूते साफ होने चाहिए। हमने सुना है कि जिसके जूते चमकते हैं उसकी किस्मत भी चमकती है। तो जूते वगैरह में भी ऐसा नहीं गंदा संदा रखना है, साफ करना है। दूसरा क्या है कि डायरी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज। आप आरसीएम के प्रोफेशन में है तो आपके पास हमेशा एक डायरी होनी। जब हमारे पास कोई डायरी होती है, हम क्या करते हैं, हम उसमें अपने कोई भी विचार लिख सकते हैं। बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं, दिन भर हम बैठे रहते हैं, विचार आते रहते हैं, मन में आता है। जिस समय ये विचार आता है उस समय ये मन में आता है। ये बहुत अच्छे विचार हैं, ये मैं मीटिंगों में बात करूंगा, अपने लोगों से बात करूंगा, मैं इसको लिख लूं, लेकिन आसक्त में आ जाते हैं लोग, लिखते नहीं है। जब भी कोई विचार आए और आपको लगे कि नहीं साहब ये विचार सही है, लोगों तक जानी चाहिए, तो उसको लिख लीजिए। आप लिख सकते हैं। हम प्रतिदिन कहीं ना कहीं, किसी न किसी माध्यम से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जो कुछ सीखते हैं वह कुछ दिनों के बाद हम भूल जाते हैं। जब हमारे पास डायरी होती है तो हम अपनी वो सारी ट्रेनिंग या वर्कशॉप अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं, जो कि आने वाले समय में जब हम लीडर बन देंगे या जब हम फील्ड में काम करेंगे तो वो सभी हमारे काम आए। इसलिए आप हमेशा अपने साथ में एक डायरी रखिए, आरसीएम की डायरी, आरसीएम का पेन। और डायरी का कैसे क्या यूज करना है, इस पे मैं अलग से आपको बताना ही वाला हूँ, बहुत जल्द बताऊंगा। अभी इतना ही समझे इसमें। यहाँ डायरी का उपयोग क्या किया है और इसको कैसे कैसे उपयोग करना है, उसको हम बात करेंगे। अभी तो बात सिर्फ इतनी है कि आरसीएम में आपको डायमंड बनना है तो आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, और होनी ही चाहिए। तीसरा डी क्या है? डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन पे बहुत बातें पहले भी हुई है, तो ज्यादा बात यहाँ होगी नहीं। लेकिन ये जानिए कि ये बहुत जरूरी चीज, ये डी बहुत जरूरी है। अनुशासन एक ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति को सबसे डिफरेंट, सबसे अलग बनाती है। विशेषकर
जब हम सेल्स के काम में हैं, आरसीएम के काम में हैं, तो उस समय हमें औरों से अधिक अनुशासित रहना पड़ता है। जब हम खुद अनुशासन में रहते हैं तो हमारी टीम भी हमको डुप्लीकेट करती है और वह भी अनुशासन बना के रखती है। अनुशासन का मतलब यह है, आप अपने मीटिंग सेमिनार में बनाए गए नियमों का पालन करें, अपने सारे सीनियर की हर बातों को मानें और समझें। जब आप अपने सीनियर के हर बात को मानते हैं और समझते हैं तो आपके डाउनलाइन भी, आपकी जो डाउनलाइन है वो भी वैसा ही करती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अनुशासन में रहें। वी आर बॉर्न टू विन सीरीज में डिसिप्लिन पे बहुत लंबी चर्चा हुई है, फिर मौका लगेगा तो हम आगे भी करेंगे। यहाँ इतना आप जान लीजिए कि डिसिप्लिन के बिना आप डायमंड नहीं मिल सकते। डिसिप्लिन आपको रखना ही पड़ेगा। तीसरा है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट या टूल और टूल्स। हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, हम आरसीएम बिजनेस में, तो हमारे पास हमारी कंपनी का हर जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है, चाहे आपके प्लान बुक में है, चाहे अलग से कोई सर्टिफिकेट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, अगर है तो आप उसको रखें अपने पास। क्योंकि हर दिन हम कहीं ना कहीं फील्ड में जाते हैं, जिससे हमको बहुत सारे लोगों को डील करना पड़ता है। फील्ड कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जो हमसे हमारे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मांगने लगे। आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने सीनियर से डिमांड कर सकते हैं। जो भी उपलब्ध है वो दे सकते हैं, जो उपलब्ध नहीं है उसकी चर्चा नहीं करते। जब हमारे पास कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारे टूल्स होते हैं, हम पूरे विश्वास के साथ सामने वाले को कन्विंस कर पाते हैं। इसलिए जरूरी है आप कहीं भी जाएं तो अपने साथ में अपने कंपनी का सारा लीगल डॉक्यूमेंट, सारा का सारा टूल्स जो जरूरी होता है वो अवश्य लेकर जाएं, ताकि आपको फील्ड में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना। अपनी कंपनी के सारे जो भी टूल्स की जरूरत है वो जरूर रखें। अगर कोई डॉक्यूमेंट है, अगर कोई हो सकता है उपलब्ध, तो उसको आप रख सकते हैं, रखना चाहिए। उसके बाद आता है डिजायर। हम अपने जीवन में कौन कौन सी चीजें हासिल करनी है हमें, उसकी इच्छा आपको हमेशा अपने अंदर बना के रखनी पड़ेगी। जब हम किसी चीज को पाने की चाहत रखते हैं या इच्छा रखते हैं, तो वह चीज बहुत जल्दी हमारे पास आने लगती है। तो हमेशा आप उसके बारे में सोचते रहिए, अपने इच्छा को मरने नहीं दीजिए, हमेशा सोचते रहिए, वो अट्रैक्ट हो गया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या नेटवर्क मार्केटिंग में, विशेषकर आरसीएम बिजनेस में, हमें अपने जीवन में क्या पाना है इसकी इच्छा बनाकर रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हमारी कोई इच्छा नहीं होगी, तब तक हम किसी चीज को कैसे हासिल नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है आप जीवन में जो भी कुछ पाना चाहते हैं, उसकी एक मजबूत इच्छा आपको होनी चाहिए। अभी तक जो भी 4 पॉइंट पे हमने बात किया है, 5 पॉइंट पे अभी तक की बातचीत जो भी हुई है, गुप्ता जी क्या समझ में आ रही है बात? हेलो। हाँ जय श्री राम सर। बिल्कुल सर। कुल मिलाकर के डायमंड बनने की जो है बताया गया कि जब तक हम अपने रेस कोड को नहीं चेंज करेंगे और उसमें भी कि 100%, तब तक जो है हमारे अंदर वो आत्मविश्वास और ताकत पैदा नहीं होगी। और जब तक ताकत पैदा नहीं होगी, तब तक जो है कार्य आगे पूरी तरह से नहीं बढ़ेगा। 100% 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 100
इसी तरह से क्रमशः हम आगे बढ़ते जाते हैं और बढ़ते बढ़ते अपने अंदर के जो आत्मविश्वास को पैदा करने के बाद तो ये अपने को जो है चाहे वो पेन हो या डायरी हो या उसके बाद में अंदर की सारी वस्तुएं जो है यानी कपड़े का ड्रेस हो, वो सारे में बदलाव जब आना चालू हो जाएगा और उसके साथ साथ जब हम अनुशासित होकर के इस कार्य को करने लगेंगे तो निश्चित रूप से हम डायमंड बनेंगे। और पहला जो हमारा है बेसिक जो चीज है उसको समझना है, और यानी कि हम समझिए कि पर्ल, स्टार पर्ल और जो है उसको पहले अपने को अचीव करना पड़ेगा और उसके बाद जो है क्रमशः बढ़ेगा। फिर इसके बाद में सर आपने जो डिजायर बनाया ये अपने डायरी में उतारना जरूरी है, तभी हमको इस कार्य को करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहेगा और हम इस मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ओके सर। न्याजुद्दीन। जी सर, जय सिंह सर। बिल्कुल सर, आपने जो 5 पॉइंट बताए ड्रेसअप, तो हमारे सबसे जो पहली जरूरी चीज, क्योंकि ड्रेस के बगैर हम किसी भी फील्ड में जैसे नहीं जाने जाते, तो ऐसे ही हमें डायरेक्ट सेलिंग को लेके अपना एक ड्रेस कोड होना चाहिए। और ड्रेस कोड से ही लोग जानते हैं, क्योंकि एक बिजनेसमैन का भी एक ड्रेस कोड होता है। जैसे फॉर्मल ड्रेस हमें हमेशा यूज करना है। दूसरा, हमें हमेशा अपने पास एक डायरी रखना है, पॉकेट डायरी या कोई बड़ी डायरी भी रख सकते हैं, ताकि हमें कोई भी विचार आता है, जैसे अभी बहुत बार हम फील्ड में या मार्केट में होते हैं तो कुछ ना कुछ नया विचार आता है, फिर सोचते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन जैसे जैसे फिर वो टाइम जाता है अपने आप वो विचार भूल जाते हैं। तो उसको नोट डाउन करने के लिए हमेशा डायरी होना चाहिए। दूसरा, डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन के ऊपर आपने सर पहले ही बताया, और डिसिप्लिन हर काम में मतलब जो अनुशासन जो बोलते हैं वो होना बहुत जरूरी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात की आपने कि कंपनी के जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसके वेबसाइट पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हुआ है कंपनी की वेबसाइट पे, तो वहां से भी हम उसको प्रिंट रख सकते हैं। जी, उसका प्रिंट निकाल के हम अपने पास फाइल बना के रख सकते हैं। उसके बाद डिजायर के बारे में सकते नहीं है, रखना है। सॉरी रखना है, बिल्कुल उसका प्रिंट निकाल के रखना है अपने फाइल में। और उसके बाद जो आपने डिजायर की बात बताई कि किसी भी चीज को पाने की एकदम इच्छा होनी चाहिए, हमेशा उस डिजायर को अपने पास बनाए रखना है। जी सर। जी, तो डायमंड बनने के लिए आसान से रास्ते बताए आपने। जी सर। ये जो 5 चीज है, इस 5 के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज हो जाता है वो है डुप्लीकेशन, क्योंकि ये बिजनेस किस चीज का है? डुप्लीकेशन का है। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का आरसीएम बिजनेस का सबसे खूबसूरत बात है, जो सबसे खूबसूरत पहलू है वह यह है, यह बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यहाँ हम कोई भी काम करते हैं तो हमारी टीम में भी लोग हमें फॉलो करते हैं, वही काम करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या आरसीएम बिजनेस, जो भी कर लें, डुप्लीकेशन का बिजनेस, यह इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात है और यह इस बिजनेस की सबसे बुरी बात भी है, क्योंकि यहाँ पर हम यदि अच्छा काम करते हैं तो हमारे टीम में भी डुप्लीकेट होता है उस अच्छे काम, और यदि हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे टीम में भी उस गलत काम का डुप्लीकेट हो जाता है। तो ये अच्छी बात भी है और गलत भी बात है। इसलिए हमेशा ध्यान रख दीजिए कि हम अपनी टीम में हमेशा अच्छा काम करें, अच्छी बात करें। जब अच्छा कार्य डुप्लीकेट होगा तो आप अपने जीवन में बहुत अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। पहले एक व्यक्ति को अपना डुप्लीकेट बनाइए। कई बार क्या होता है ना कि हमको बहुत सारे लोगों से बात होती है तो कहते हैं कि सर कोई डुप्लीकेट नहीं हो रहा है टीम। होता क्या है, हम चाहते हैं कि सर सभी हमारे डुप्लीकेट। पहले एक आदमी को बनाइए ना, फिर दूसरे। हालांकि अभी मैं बताऊंगा डुप्लीकेशन के बारे में, डिटेल में बताऊंगा आज से कल तक में, लेकिन एक एक करके बनाइए। पहले एक व्यक्ति को अपने का डुप्लीकेट बनाइए, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को,
फिर चौथे को अपना डुप्लीकेट बनाते जाइए। सबको एक साथ डुप्लीकेट बनाने के चक्कर में कोई भी आपका डुप्लीकेट नहीं बनेगा। और बनाते कहाँ हैं, खाली इच्छा रखते हैं, खाली सोचते हैं कि मेरा डुप्लीकेट क्यों नहीं बन रहा है। वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं बन रहा है, कैसे बनना है, इस पे हम चर्चा करेंगे। डुप्लीकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बिजनेस है डुप्लीकेशन का। डुप्लीकेशन क्या होता है और डुप्लीकेशन कैसे होता है, मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। डुप्लीकेशन में 11 लेटर होते हैं, DUPLICATION, और हर लेटर का क्या मतलब है और हर लेटर आपसे क्या कहता है और वो आपसे क्या करने के लिए कहता है, ये डुप्लीकेशन का हर लेटर आपको बताएगा और आपके लिए डुप्लीकेशन करना आसान है। पहला क्या है, डिसिप्लिन योरसेल्फ फर्स्ट। दूसरा क्या है, अंडरस्टैंड इमोशंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ लीडर्स, आपके टीम के जो लीडर्स हैं। प्लान योर नेक्स्ट 30 days एक्टिविटी। लर्न एज मच एज यू कैन। Identify the speed breakers in your team. Create excitement. Ask your leaders what he did today. Ask your leaders daily. रोज आपको रोज पूछना है लीडर्स, what did he did today. Teach and train your leaders properly. I से होता है ignite solutions oriented approach. O से होता है open the gate for feedback and critics. Last N से होता है neglect the negativity. इस पे हम थोड़ी थोड़ी चर्चा भी करेंगे, क्योंकि ये जो चीज है ना डुप्लीकेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारे बिजनेस में। तो हम पहले पे आते हैं। पहला क्या है, डिसिप्लिन योरसेल्फ। अनुशासन हुआ पुल होता है, वह ब्रिज होता है जो हमें सफलता तक लेके जाता है। अनुशासन पे मैंने काफी बात की है, लेकिन आ ही जाएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अनुशासन का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि कोई दूसरा ट्रिक अपना लूं, कोई दूसरी बात कर लूं, तो संभव नहीं है। अनुशासन का कोई विकल्प नहीं, क्योंकि यह सर्वोत्तम विकल्प है। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि डुप्लीकेशन में सबसे पहला लेटर है डी, और डी का मतलब है कि डिसिप्लिन योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब सबसे पहले अपने आप को, खुद को डिसिप्लिन करना, खुद को अनुशासित करना, अपने आप को पहले। डिसिप्लिन योरसेल्फ फर्स्ट मतलब सबसे पहले अपने आप को, खुद को डिसिप्लिन कीजिए, अनुशासित कीजिए। सारे लोग अपने टीम में डुप्लीकेट करना चाहते हैं, लेकिन खुद को डिसिप्लिन नहीं कर पाते हैं। खुद को डिसिप्लिन नहीं कर पाते। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आरसीएम में वही कामयाब होंगे जो खुद को पहले अनुशासित कर पाएंगे, जो खुद को पहले डिसिप्लिन में ला पाएंगे। ज्यादातर लोगों के पास अपना कोई डिसिप्लिन नहीं है। उन्हें कब जगना है, कब सोना है, कब क्या करना है, आज पूरे दिन की क्या क्या एक्टिविटी है, उनको कुछ भी नहीं पता। पूछिए आप अपने आप से, आपको पता है कब सोना है, कब जगना है, कब कब क्या करना है, पूरे दिन, आज दिन भर में आपकी क्या एक्टिविटी है। डायरी
मेंटेन है आपका, आपको कुछ भी नहीं पता। और इसीलिए डायमंड के सफर में डायरी बहुत जरूरी होता है, आपको सब पता होना चाहिए। वो कभी तो 12 घंटे सो रहे हैं, कभी 14 घंटे सो रहे हैं साहब, उन्हें ही पता नहीं कि कब क्या करना है। उनकी जिंदगी में डिसिप्लिन ही नहीं है। अगर आप खुद को डिसिप्लिन नहीं कर सकते, आप टीम को डुप्लीकेट भी नहीं कर सकते। खुद को आप डिसिप्लिन नहीं कर सकते तो आप टीम को डुप्लीकेट नहीं कर सकते। तो आप चेक कीजिएगा आपकी टीम में डुप्लीकेट क्यों नहीं हो रहा है। आप चेक कीजिएगा आप खुद डिसिप्लिन में हैं क्या, आपका जगने का सोने का टाइम फिक्स है, सबको पता है क्या, आपकी आज क्या दिन भर की एक्टिविटी है वो सब आपकी डायरी में लिखी हुई है, पता है आज आप क्या करने वाले हैं। इसलिए डुप्लीकेट नहीं हो रहा है आपका। सबसे पहले तो खुद को डिसिप्लिन कीजिए, अपनी एक्टिविटी को डिसिप्लिन कीजिए। और अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आरसीएम में ही नहीं बल्कि जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में आप सफल नहीं, केवल आरसीएम की बात नहीं कर रहा। तो डुप्लीकेट का जो पहला लेटर है डी, इसका मतलब है कि डिसिप्लिन योरसेल्फ फर्स्ट। पहले अपने आप को डिसिप्लिन कीजिए, पहले खुद को डिसिप्लिन। दूसरा है अंडरस्टैंड इमोशंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ योर लीडर्स। अब ये लीडर है, इसके हाथ में देखिए बैलून का गुच्छा है, किसी का चेहरा लाल है, गुस्से में है, कोई नाराज है, और दूसरी तरफ एक लीडर ऐसा है जो हाथ लगा के, जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, हाथ लगा दिया उसने कि हमारे लोग बाधा को पार करें, आगे बढ़ें। डुप्लीकेशन का दूसरा लेटर है यू। यू का मतलब है कि अंडरस्टैंड इमोशंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ योर लीडर्स। आपके टीम के जो लीडर है, लीडर्स के इमोशंस और प्रॉब्लम्स को समझना होगा आप, तभी डुप्लीकेट होगा। आपको अपने उन सारे लीडर्स जिनको आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को, उनके इमोशंस को समझना पड़ेगा। आप अपने प्रॉब्लम्स को, आप उनके प्रॉब्लम्स को, आप उनके इमोशंस को नहीं समझते और आप चाहते हैं कि वो आपके साथ काम करें और लगातार काम करें, आपकी हर बात माने, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक अच्छा लीडर जो वाकई में अपने टीम में डुप्लीकेट कर पाएगा, जो सिस्टम को डुप्लीकेट कर पाएगा, खुद को डुप्लीकेट कर पाएगा और बहुत सारे लीडर बना पाएगा, क्रिएट कर पाएगा, वो वही होगा जो अपने लीडर्स की इमोशंस को समझेगा, उसकी प्रॉब्लम्स को समझेगा, उनकी भावनाओं को समझेगा। उनको ये पता होगा कि मेरे लीडर्स क्या चाहते हैं। आपको ये समझना होगा कि आपके लीडर आपसे क्या चाहते हैं, आपके लीडर्स की क्या प्रॉब्लम है। आप सिर्फ काम पे बात कर रहे हैं या उनके प्रॉब्लम को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, या आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी दिक्कत क्या है, कहाँ अटक रहे हैं। अगर आप उनकी प्रॉब्लम पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, आप उनके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि लोग आपके साथ काम करना चाहें। डुप्लीकेशन तो दूर की बात है,
लोग आपके साथ काम करेंगे कि नहीं करेंगे, इसमें भी शंका है। फिर आप डुप्लीकेट कहां से करें? इसलिए जो दूसरा लेटर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड इमोशंस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ योर लीडर्स। हम तीसरे लेटर पे आते हैं। प्लान योर नेक्स्ट 30 days एक्टिविटी। ये बहुत जरूरी है। मतलब आप क्या अंधेरे में तीर चला रहे हैं, कभी कहीं चला गया, कभी कुछ कर लिया, तो डुप्लीकेट नहीं होगी आपकी। डुप्लीकेशन का अगला लेटर है पी। पी का मतलब क्या है? पी का मतलब है कि प्लान योर नेक्स्ट 30 days एक्टिविटीज। बहुत कम कर दिया मैंने। मैं 90 से 120 दिन पहले एक्टिविटी प्लान कर लेता हूँ। करते हैं सारे लीडर, क्योंकि टिकट वगैरह बनाने होते हैं। लेकिन जो लोकल में भी है, नेक्स्ट 30 days की एक्टिविटी को प्लान करना है। आपको अपनी और अपनी टीम के आने वाली 30 दिनों की एक्टिविटीज को प्लान कर लेना है। बहुत सारे लोग, अब होता क्या है, उन्हें पता ही नहीं उनके और उनकी टीम के लीडर की अगले 30 दिनों की एक्टिविटीज क्या है। सब अंधेरे में, तो आपका भविष्य भी अंधेरे में। उन लीडर्स की टीम डुप्लीकेट होती है जिनकी कम से कम 30 दिनों की एक्टिविटी प्लान होती है। उनकी और उनके टीम के जो 10-20 कोर लीडर होते हैं, उनकी पूरी की पूरी एक्टिविटी प्लान होनी चाहिए। अगले 30 दिनों की आपको और आपके अगले 30 दिनों में आपके कोर लीडर्स की एक्टिविटी प्लान होनी चाहिए। किसको क्या करना है, किसका क्या रोल है, किसको कौन सी टीम संभालनी है, किसको जाके कहां कहां पे कब कब प्लान दिखाना है, किसको कहां कहां और कब कब होम मीटिंग करनी है, किसको कितनी जूम मीटिंग कहां कहां और कब कब करनी है, किस टीम के लिए करनी है, किसको कितने फिजिकल मीटिंग लेने हैं, किसको कब और कहां हेल्थ चेकअप करना है, हेल्थ चेकअप कैंप लगाना है। ये सारी चीजें अगले 30 दिनों की पहले से तय होनी चाहिए, तब डुप्लीकेशन होगा आपकी टीम। बहुत कम टीम मुझे मिलती है जिनके पास सचमुच में एक बढ़िया सा अगले 30 दिनों का एकदम प्लान्ड एक्टिविटीज हो। उनको कब कब क्या करना है, कहाँ करना है। देखिए, अगर आपको ये नहीं पता कि आपको करना क्या है, तो बड़ा मुश्किल है कि आप डुप्लीकेट कर। क्योंकि देखिए, डुप्लीकेट किसका होता है? सिस्टम का डुप्लीकेट। अगर आपके पास सिस्टम ही नहीं है, तो फिर डुप्लीकेट क्या होगा, किसका होगा? तो एक सिस्टम आप तैयार करते हैं, फिर वो सिस्टम बाकी लोगों के द्वारा डुप्लीकेट कर लिया जाता है, और इस तरीके से ही हम एक पैसिव इनकम का सोर्स आरसीएम से अपने पास बना पाते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि जब तक आप काम करेंगे तब तक पैसे आएंगे, आप फिर से गायब, पैसे भी आपके अकाउंट से गायब, इनकम नहीं आएगी। क्योंकि जब तक आप काम करते हैं तब तक इनकम आती है। इस तरह से तो आप काम नहीं करते, इनकम बंद हो जाती। होता क्या है, आप काम करते हैं तो आपकी टीम भी काम करती है, आप काम नहीं करते हैं तो आपकी टीम भी नहीं करती है। इसका मतलब है कि डुप्लीकेशन नहीं होता। तो डुप्लीकेशन का पी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी और अपने कोर लीडर्स की एक्टिविटीज को प्लान कीजिए। आने वाले 30 दिनों की एक्टिविटी बिल्कुल प्लान होना चाहिए। तो अगले 30 दिनों की आप अपनी और अपने टीम के कोर टीम की एक्टिविटी प्लान कीजिए, क्योंकि डुप्लीकेशन सिस्टम का होता है, आपका नहीं होगा।
सिस्टम बने। देखिए, मैं आरसीएम में सफल होने के लिए की बात नहीं कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं आरसीएम में डायमंड बनने। इसका नाम ही है गो डायमंड। आज हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, समय काफी हो गया है। कल हम बात करेंगे बाकी पॉइंट पर, और भी बहुत सारी चीजें बात करनी है। अभी हम छठे पॉइंट, छठे डी पर है ना। अभी 3 दिन का प्लान था, कल खुला ही नहीं, 3 दिन में खत्म करना था। चलिए, आज की बातचीत को हम यहीं पे रोकेंगे, बाकी बातचीत कल करेंगे। और